गुड इवनिंग। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हिमालय का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे इंडिया के जो फिजिकल रीजन्स में। ये उनको दोनों इंडिया के फिजिकल रीजन्स में हमने नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन पढ़ लिया था। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन जो था, भारत का जो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन जो था, ये हमने समझ लिया था। इसका हमने जो समझा था, ट्रांस हिमालय ग्रेट, लघु और शिवालिक, और उनके बीच में ITSZ, MCT, मैन बाउंड्री फॉल्ट और HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के बारे में हमने समझ लिया था। ये तो इसका जो होता है लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन था, ये इसका अनुदैर्ध्य वर्गीकरण था। इसके साथ ही हिमालय का जो एक और वर्गीकरण दिया है वो सिडनी बुराड़ महोदय ने दिया है। वो हम अभी समझ लेते हैं कि जो हिमालय का एक जो प्रादेशिक वर्गीकरण जो दिया गया है, जिसको प्रादेशिक वर्गीकरण बोल सकते हैं, या नदी घाटियों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण ये दिया है। रिवर वैलीज के आधार पर इन्होंने ये वर्गीकरण दिया है। रिवर वैलीज के आधार पर इन्होंने ये वर्गीकरण दिया है। इसको नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकरण भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि पहला जो वर्गीकरण अनुदैर्ध्य था, और इसको हम अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स क्लासिफिकेशन भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये है, इन्होंने किस तरह से बताया था वो हम समझेंगे कि इन्होंने सिडनी बुराड़ महोदय ने ये वर्गीकरण दिया है। सिडनी बुराड़ इन्होंने ये वर्गीकरण दिया है। सिडनी बुराड़ महोदय ने क्या बताया है? इन्होंने ये बताया है कि ये भारत है। भारत में अभी हम सिर्फ हिमालय को ही देख रहे हैं, और इस हिमालय का जो ये वर्गीकरण इन्होंने दिया है, ये दिया है रिवर वैलीज को आधार मानते हुए, नदी घाटियों को आधार मानते हुए, रिवर वैलीज के आधार पर ये दिया है। तो इन्होंने कौन कौन सी रिवर्स को इंक्लूड इसमें किया है? तो सबसे पहले इन्होंने ये जो यहाँ से जम्मू कश्मीर में जो ये जो जास्कर और लद्दाख के जो बीच में जो नदी बहती है, वो है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है, इंडस रिवर है। इस इंडस रिवर से लेकर सतलज नदी तक, यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला पास है, सिपकिला पास से ये दोनों जो हैं, इंडस और जो सतलज रिवर है, ये मानसरोवर लेक से निकलती हैं। मानसरोवर लेक के पास इनके अलग अलग जल स्रोत हैं, उनसे ये निकलती हैं, इंडस और सतलज। तो इन्होंने जो ये वर्गीकरण दिया है, इंडस सतलज, जो सिपकिला पास से निकलती है, सतलज हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में यहाँ पर नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर एक जो पास है, उसका नाम है लिपुलेख। तो लिपुलेख पास है, वहां से निकलती है काली रिवर। उसको उत्तराखंड और यूपी में शारदा रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये काली रिवर हो गई। काली रिवर के बाद में यहाँ पर सिक्किम के पश्चिम दिशा में, यहाँ पर सिक्किम के पश्चिमी सीमा के आसपास, यहाँ से नाथुला दर्रे के पश्चिम से यहाँ से निकलती है तिस्ता रिवर। और तिस्ता के बाद में ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर है। और ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और आसाम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। तो इन नदियों को आधार मानते हुए इन्होंने हिमालय का वर्गीकरण दिया था। ये सिडनी बुराड़ महोदय ने बताया था। जो ये इंडस रिवर है, ये तो इंडस है। ये यहाँ पर सिपकिल पास से जो निकलती है वो है सतलज है। और जो ये लिपुलेख पास से जो निकलती है, ये है काली रिवर।
और ये है तिस्ता रिवर, सिक्किम के जो पश्चिम साइड से निकलती है वो है तिस्ता। और ये है दिहांग या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। इन्होंने इसको नाम दिया, इसको नाम दिया पंजाब कश्मीर हिमालय। इसको नाम इन्होंने दिया पंजाब, पंजाब कश्मीर हिमालय, पंजाब कश्मीर हिमालय। और सतलज और काली नदी के बीच का जो ये हिमालय है, इसको इन्होंने कहा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के बाद जो काली और तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है, इसको इन्होंने कहा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और जो ये तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है, इसका नाम है आसाम हिमालय, आसाम हिमालय। तो इस आधार पर इन्होंने ये वर्गीकरण किया था, रिवर वैलीज को आधार मानते हुए। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम समझेंगे कि पंजाब जो पहला है वो है पंजाब कश्मीर हिमालय, पंजाब कश्मीर हिमालय। पंजाब कश्मीर हिमालय में क्या है कि पंजाब कश्मीर हिमालय में हम इसको देखेंगे मैप में, हम इसको समझेंगे। सिर्फ पंजाब कश्मीर का ही मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो पंजाब कश्मीर में क्या है कि ये पूरा कश्मीर है, ये पंजाब है। तो पंजाब कश्मीर हिमालय में जो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें ऊपर का तो ये है ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है। और यहाँ से ये सतलज रिवर जब निकलती है तो सतलज के इधर का तो ये कुमायूं हिमालय हो गया, इसको हम अलग से पढ़ेंगे अगले दूसरे उसमें। और जो ट्रांस हिमालय के बाद में ये कश्मीर का जो पार्ट है, कश्मीर वैली है, और ये नीचे पंजाब है, तो ये पंजाब हिमालय हो गया, ये पंजाब है। तो हम ट्रांस और पंजाब इसके बारे में ही हम बात करेंगे। ट्रांस हिमालय में जिस तरह से हमने पढ़ ही लिया था, काराकोरम है, काराकोरम है, लद्दाख है, लद्दाख है, जास्कर है, और आगे चल के इधर यहाँ पर कैलाश रेंज भी इसी में आ जाती है, कैलाश रेंज है। तो ये किस में है? ट्रांस हिमालय में है। इसी के साथ ही यहाँ पर और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इसका प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, प्रदेश के आधार पर देख रहे हैं। तो प्रदेश की जो भी मुख्य विशेषताएं वहाँ पर हैं, कुछ वहाँ पर जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, नदी घाटियां हैं, उन सबको हम देखते चलेंगे। इन्हीं में प्रदेशों के आधार पर हम इनको समझते चलेंगे, उनकी वहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, एक एक प्रदेश के बारे में हम इसको देख रहे हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण है ये। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज हैं ट्रांस हिमालय में। इसके साथ ही यहाँ पर बर्फीली चोटियां पाई जाती हैं, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। जो काराकोरम पास है, यहाँ पर भारत का जो इसी सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, और इसी के साथ ये हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के साथ यहाँ पर अन्य ग्लेशियर और भी पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स, सियाचिन तो है ही सबसे पहले, सबसे बड़ा भी है। सियाचिन के साथ में यहाँ पर बाल्टोरो, साल्टोरो, बियाफो, इस पर ये क्या है, यहाँ पर ग्लेशियर्स जो पाए जाते हैं ये हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई पीक्स पाई जाती हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है और हिमालय पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, जो यहाँ पर है ट्रांस हिमालय में ही है। ये K2 है, K2, या इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं इसको। K2 है, इसकी 8611 इसकी हाइट है, 8611 इसकी ऊंचाई है। और K2 है। K2 के बाद में जो यहाँ पर ये श्रेणियां जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणी है, इसमें लद्दाख जो ये श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी में ही जो है इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है और सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है लद्दाख की, वो है राकापोसी। जो तीव्र ढाल वाली चोटी है, सबसे तीव्र ढाल है इसका राकापोसी का। और जास्कर जो श्रेणी है, जास्कर श्रेणी तो पूरा हिमाचल प्रदेश तक आगे तक है।
यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर और वो जास्कर है वो ग्रेट हिमालय के, उसकी जो उत्पत्ति की हम बात करें तो जास्कर श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो ग्रेट हिमालय के लगभग समान काल में ही हुआ है, जबकि काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां हैं वो हिमालय से पहले उनका निर्माण हुआ है और उनकी कुछ फिक्स डेट कुछ बुक्स में मिलती भी नहीं है। और हालांकि इनका एक ज्योग्राफिकल ये एक रहस्य है और इन चीज़ों का अभी तो इतना पता नहीं चला है, परंतु हिमालय से पहले इनका निर्माण हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं। और जास्कर की जो निर्माण काल है वो लगभग हिमालय ग्रेट हिमालय के साथ साथ हुआ है, जो कि लगभग ईओसीन में है, ईओसीन में जिसको हम पढ़ते हैं, ईओसीन इपोक में जिसको हम पढ़ते हैं। तो ये है रागापोसी, यहाँ पर चोटियाँ हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ कोल्ड डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट इनको कहते हैं। कोल्ड डेजर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम यहाँ पर ताप पाया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पाया जाता है और साल भर ये टेम्परेचर, बर्फ की चोटियाँ हमेशा यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है, ग्लेशियर्स रहते हैं, तो इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट में जैसे कि लेह है, लद्दाख है, लेह लद्दाख है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ प्लेन्स हैं, जैसे कि एक सोडा प्लेन है, यहाँ पर सोडा प्लेन है, और देपसांग ये प्लेन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर कुछ वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर वेटलैंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर वेटलैंड्स में आर्द्र भूमि जो है, दलदली आर्द्र भूमियाँ भी कुछ यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनमें कि पेंगोंग लेक है, त्सो मोरारी लेक है, तो ये यहाँ पर पाई जाती हैं। ये यहाँ पर कुछ वेटलैंड्स भी हैं। इसी में हमको पूरा ये रीजनल क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय और ये पंजाब कश्मीर हिमालय है, इसका हमने देख रहे, ये यहाँ से आगे धीरे धीरे एक एक को समझते चलेंगे, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उन सब को हम देखते चलेंगे। और इनमें हमने ये चीज देखी। इसके अलावा जो यहाँ पर जो वेटलैंड्स जो हैं, आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स हैं, इनमें है ये पेंगोंग लेक है, उसके साथ त्सो मोरारी लेक है, त्सो मोरारी ये लेक यहाँ पे पाई जाती है। तो ये यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं। और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 20-30 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर के आसपास। और यहाँ पर वेजिटेशन वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास वनस्पति नहीं है, डेजर्ट है। डेजर्ट का जब भी नाम आता है तो वहाँ पर वर्षा और वनस्पति की न्यूनता पाई जाती है, वर्षा नहीं है, वनस्पति नहीं है, और तापमान की चरम स्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। या तो जो भी डेजर्ट्स होंगे या तो बहुत गर्म होंगे या बहुत ठंडे होंगे। तो इस तरह की यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद में जो ये पंजाब हिमालय है, पंजाब कश्मीर हिमालय, इसमें कश्मीर घाटी है, वुलर लेक है, इनको भी अभी हम समझते हैं। जो पंजाब पंजाब हिमालय है, कश्मीर पंजाब हिमालय, इसी को के बारे में हम बात कर रहे हैं। कश्मीर पंजाब हिमालय, इसमें ऊपर तो ट्रांस हिमालय हो गया नॉर्थ में, फिर ये कश्मीर की घाटी के बारे में भी हमने बात कर ही ली थी। वेल ऑफ कश्मीर जो है, वेल ऑफ कश्मीर घाटी है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। कश्मीर घाटी में क्या है, कश्मीर घाटी में यहाँ पर क्या है कि जो ये इसकी वैसे स्थिति क्या है, स्थिति के बारे में हमने देख ही लिया था कि जो ग्रेट हिमालय और जो लघु हिमालय के बीच में जो MCT जिसको बोलते हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर इसकी लोकेशन है। वो इस तरह से है कश्मीर घाटी। और यहाँ पर जो झेलम नदी है, झेलम नदी के जो डिपोजिट्स हैं, इनको लैकोस्ट्राइन डिपोजिट्स भी कह सकते हैं, झीलीय निक्षेप, लैकोस्ट्राइन डिपोजिट्स।
लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स मतलब झीलीय निक्षेप हैं। झीलीय निक्षेप, इनके लिए एक वर्ड और है मोलास, इनको मोलास भी कह सकते हैं। मोलास का मतलब है कि जो नदियों के द्वारा जो बहाकर जो लाए जाते हैं, जो कंकड़ पत्थर या एक तरह से वो ल्यूज जो एरोडेड मटेरियल जो होता है उसको मोलास बोलते हैं। तो मोलास के जो यहाँ पर निक्षेप पाए जाते हैं जिनमें कि कैल्शियम ह्यूमस की मतलब पर्याप्त मात्रा होती है, और इस दृष्टि से ये जो झीलीय निक्षेप हैं इनसे एक उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। और जो उपजाऊ यहाँ पर वो मृदा है उसका नाम है करेवा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी। करेवा है कि जो यहाँ पर पुलवामा पैम्पोर के जो क्षेत्र हैं वहां पर मुख्य रूप से ये यहाँ पर है। और पुलवामा पैम्पोर है, पैम्पोर है वो यहाँ पर पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, बासमती चावल है जैसे कि, और केसर के लिए तो ये फेमस है ही, पैम्पोर तो केसर के लिए जाना जाता ही है। तो सैफरॉन हो गया या बासमती राइस हो गए, तो उनके लिए ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। करेवा सॉइल है, उपजाऊ सॉइल है। और इसके अलावा इस रीजन में हम जब देखते हैं तो हमें घास के जो मैदान हैं, कुछ घास के जो मैदान हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जिनको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है, जिनमें जैसे कि सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। तो एक तरह से ये आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि प्रादेशिक वर्गीकरण में हम उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा देख रहे हैं, उनके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो हम देख रहे हैं जो हमने हिमालय के जो एक अनुदैर्ध्य वर्गीकरण था, उनके जो समांतर श्रेणियों के हमने साथ साथ वो पढ़ा था, तो उसमें कुछ चीज़ें सारी चीज़ें आई गई थी, कुछ चीज़ें रह गई, तो वो प्रादेशिक वर्गीकरण में आ गई है। तो ये एक प्रदेश के आधार पर वर्गीकरण है, जो नदी घाटियों के आधार पर जो सिडनी बुराड़ महोदय ने जो प्रदेश बताए हैं उन प्रदेशों को हम समझते चल रहे हैं। तो सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसे कि जो यहाँ पर घास के मैदान हैं, यहाँ पर क्या होता है, ऋतु प्रवास होता है, ट्रांसह्यूमन्स जिसको बोलते हैं, ऋतु प्रवास होता है, ट्रांसह्यूमन्स इसको कहते हैं, ट्रांसह्यूमन्स इसको कहते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब जो होता है कि ऋतु चेंज होने के साथ साथ यहाँ पर जो क्या है कि कुछ जो जनजातियां हैं, पशुपालक जो जनजातियां हैं, जिनके पास में जैसे कि यहाँ पर गुज्जर, बकरवाल जैसी जनजातियां यहाँ पर जम्मू कश्मीर वैली के आसपास पाई जाती हैं। और वहाँ क्या करते हैं वो कि जो घास के मैदान है, जो जिनकी ऊंचाई लगभग 3200 मीटर से ऊपर है, वो गर्मियों के दिनों में जब वो बर्फ पिघलती है तो वहां पर घास दिखने लगती है। तो उस घास को चराने के लिए वो अपनी जो भेड़ें हैं या बकरियां हैं उनको लेकर उन जो ये सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसे घास के मैदान हैं वहां पर जाते हैं, गर्मियों के सीजन में वहां पर रहते हैं। और जैसे ही सर्दी पड़ने लगती है, वहां पर बर्फ जमने लगती है, तो फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे घाटियों में आ जाते हैं। तो ऊंचाई पर जो चढ़ते हैं वो गर्मियों में, और सर्दियों में वापस नीचे घाटियों में आ जाते हैं। तो इस तरह से की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमन्स। ऋतु प्रवास हो रहा है। ऋतु प्रवास ये कौन करते हैं, यहाँ पर करते हैं ये गुज्जर है, बकरवाल है, ये जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इनके पास में कौन कौन से पशु ज्यादातर होते हैं, यहाँ पर भेड़ है, पश्मीना बकरियां हैं, ये इनके पास में ज्यादातर होते हैं। तो ये हैं ये। इसके अलावा जो यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह की भोटिया है, बुक्सा है, तो वो है भोटिया है, बुक्सा हो गई, तो ये जनजातियां और भी हैं जो भी इस तरह से ही करती हैं। उत्तराखंड में इनको ये नहीं बोलते, मर्ग नहीं कहते, उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं, प्यार या बुग्याल के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें है। तो ये ऋतु प्रवास वगैरह ये सब करते हैं, करेवा है, ये सब चीजें हैं। तो ये वेल ऑफ कश्मीर हो गया। और इसके अलावा कश्मीर, पंजाब, हिमालय ये है। आगे मैदानों में फिर हम पंजाब के मैदान के बारे में विस्तृत, और उसके बाद में जो सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान बनाए गए उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर ये इतना ही काफी है। इसके बाद जो है कि सतलज जो सिपकिला पास से हिमाचल प्रदेश में निकलती है, और सतलज जो नदी है उस नदी से लेकर, अब मैं यहाँ पर थोड़ा मैप बना रहा हूँ कि इसमें जैसे कि ये देख सकते हैं अपन कि यहाँ से हिमाचल प्रदेश से ये सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी से लेकर और ये
सतलज नदी से लेकर ये क्या है, सतलज नदी है, सतलज रिवर है, सतलुज रिवर है, सतलज है, सतलज के और लिपुलेख पास के जो उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर जो लिपुलेख है, यहाँ से काली या शारदा रिवर निकलती है, काली या शारदा रिवर है। तो सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सम्मिलित हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में भी हमने समझ लिया था। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कि लघु हिमालय में जैसे कि कौन कौन सी जो है, शिमला है, धर्मशाला है और कुल्लू कांगड़ा है, कुल्लू मलानी है, रोहतांग है, बारालाचला दर्रा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं और वो हमने देख लिया था। और जो इसका नाम वैसे स्पष्ट रूप से ये जो कुमाऊं हिमालय जब कहते हैं हम, कुमाऊं हिमालय इसको कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो कुमाऊं हिमालय जो उत्तराखंड में कुमाऊं के साथ साथ एक और चलता है, गढ़वाल और कुमाऊं कहते हैं। उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में जब पूर्वी दिशा की तरफ तो कुमाऊं है और पश्चिम दिशा की तरफ क्या है, गढ़वाल है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं जिस तरह से कि हाँ, ये हम इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड में यहाँ पर क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं। हिमाचल प्रदेश में उस तरह से हमने देख लिया था लघु हिमालय में कौन कौन सी यहाँ पर जो प्लेसेस हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में जो ये है, उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे कि उत्तराखंड में हम अगर देखते हैं, इसका नाम कुमाऊं पूरा कहते हैं, पर वैसे स्पेसिफिक रूप से देखें, विशिष्ट तरीके से जब हम देखते हैं तो उत्तराखंड में ये जो ईस्ट का रीजन है ना, इसको ही बोलते हैं कुमाऊं। तो इसको पूरे को पंजाब कश्मीर के बाद कुमाऊं हिमालय ना बोलकर हिमाचल हिमालय के नाम से भी कह लेते हैं कभी कभी। तो कुमाऊं हिमालय में वैसे क्या है, पूर्वी जो क्षेत्र है ना, ये कुमाऊं के नाम से है और बाकी जो पश्चिमी है इसको गढ़वाल बोलते हैं। और इधर क्या है, गढ़वाल में क्या है, गढ़वाल में जैसे कि पौड़ी है, गढ़वाल है, देहरादून है, हरिद्वार है। और दून और द्वार का हमने समझ लिया था कि क्या है कि पूर्व में है तो द्वार और पश्चिम में है तो दून, जैसे कि देहरादून है, पाटली दून है, कोठारी दून है। तो इस तरह से ये है, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार है। तो ये है यहाँ पर, तो ये जिले हैं। चमोली है यहाँ पर उत्तर में है चमोली, और चमोली में ही एक प्रसिद्ध फूलों की घाटी यहाँ पर है, फ्लावर्स वैली जिसको बोलते हैं, फ्लावर्स वैली है, फूलों की घाटी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और नेशनल पार्क भी है। ये फ्लावर्स वैली नेशनल पार्क है, फेमस, विश्व प्रसिद्ध है, बहुत आकर्षक लगता है ये। और जो कुमाऊं हिमालय में जैसे कि बहुत सारे, जैसे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो किसमें है, कुमाऊं हिमालय में आती हैं, कुमाऊं हिमालय में। और इस उत्तराखंड में ही जब हम बात करते हैं तो पंचप्रयाग की भी ये भूमि है। उत्तराखंड तो क्या है, पंचप्रयाग के नाम से भी इसको जानते हैं। पंचप्रयाग, 5 प्रयाग भी यहाँ पर हैं, वो जो कि नदी घाटियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के मिलन के आधार पर प्रयाग बनते हैं, जहाँ पर जब 2 नदी मिल जाती हैं तो वो प्रयाग। तो इसमें कौन कौन से वो पंच प्रयाग हैं, यहाँ पर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हैं। किस तरीके से ये बनते हैं इनको हम देखेंगे, किस तरीके से ये बनते हैं। ये इस तरीके से बनते हैं कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक बार
हम एटलस में जब आप मैप ये देखोगे तो ये सारी चीजें दिख जाएंगी। उत्तराखंड में जब आप देखते हो तो यहाँ पर इधर पश्चिम से जब देखते हो तो जहाँ से यमुना नदी निकलती है वो कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा है, बंदर पूंछ ग्लेशियर के पास में यमुनोत्री का जो जल स्रोत है वहां से यमुनोत्री से क्या निकलती है, यमुनोत्री से यमुना, यमुनोत्री से कौन निकलेगी, यमुना, जो कि इलाहाबाद के पास में किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। गंगोत्री से क्या है, गंगोत्री से कौन निकलेगी, कौन निकलती है गंगोत्री से, भागीरथी, भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, भागीरथी है। और ये है केदारनाथ, फिर है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है सतोपथ, उसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। ये उत्तराखंड का है, रीजनल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ये मैदान में नहीं आएगा। बाकी नदियों को जब हम पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से हम फिर से देखेंगे, नदियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा देख रहे हैं रीजनल रीजन्स को हम देख रहे हैं, तो रीजन्स में ये चीज है तो इसलिए हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी इतनी जरूरत नहीं होती वैसे। तो हम ये गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पास यहाँ पर एक ग्लेशियर है, उसका नाम है सतोपथ, सतोपथ ग्लेशियर है। इस सतोपथ ग्लेशियर से नदी निकलती है, उसका नाम है अलकनंदा। यहां से निकलती है कौन, अलकनंदा रिवर, अलकनंदा, अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा में जब धौली गंगा इधर से आती है, और धौली गंगा, ये रिवर कौन सी है, धौली गंगा, धौली गंगा जब इसमें मिलती है अलकनंदा में, तो जब इनका जो मिलन जो स्थान है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, विष्णु प्रयाग, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलने के बाद में, ये अलकनंदा यहाँ पर मेजर रिवर है, मेजर रिवर है, तो इसको आगे बढ़ती है, जब इसको अलकनंदा के नाम से ही जानेंगे इस रिवर को। धौली गंगा इसमें मिल गई, धौली गंगा इसके एक तरह से क्या हो गई, सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी हो गई। तो इसको जब ये आगे बढ़ रही है तो इसको अलकनंदा के नाम से ही जानेंगे। और अलकनंदा के बाद में जब इसमें जो रिवर मिलती है, ये अलकनंदा में यहाँ धौली गंगा मिल गई, विष्णु प्रयाग हो गया। विष्णु प्रयाग के बाद में जब इसमें जो नदी मिलती है वो है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी जब इसमें मिलती है, ये नंदाकिनी नदी है, इधर से ईस्ट साइड से जब मिलती है, इसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर जब इसमें मिलती है, और जो मिलन इनका जो स्थान होता है, जो ये दोनों नदियां जब यहाँ पर जो मिलती हैं, इसको बोलते हैं नंदप्रयाग। इसको क्या कहेंगे, नंदप्रयाग, नंदप्रयाग, इसको कहेंगे हम क्या, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग के बाद में है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में क्या है कि इधर से ही जब यहाँ पर पिंडार नदी है, ये कौन सी नदी है, पिंडार, पिंडार नदी जब इसमें मिलती है, पिंडार नदी जब इसमें मिलती है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, इस प्रयाग को किस नाम से जानते हैं, प्रयाग का मतलब दो नदी जहां पर मिल रही हैं तो वो प्रयाग हो गया, वहां पर प्रयाग बन रहा है वो, तो उस प्रयाग का नाम है कर्णप्रयाग। ये जो यहाँ पर प्रयाग बन रहा है ये है कौन सा प्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग के बाद में हम जब यहां से देखते हैं कि कर्णप्रयाग के बाद में यहाँ जब ये जो जगह है, यहाँ पर जो ये चोटी है केदारनाथ, केदारनाथ से जो रिवर निकलती है, केदारनाथ से रिवर निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी जब रिवर है, ये कौन सी रिवर है, मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर है। मंदाकिनी रिवर जब यहाँ से निकलती है, मंदाकिनी रिवर जब यहाँ पर निकलती है और ये अलकनंदा में मिलती है, ये यहाँ से और यहाँ तक इस नदी को हम अलकनंदा ही कहेंगे। इसमें जब तक गंगा नदी नहीं मिलेगी तब तक इसको हम क्या कहेंगे, अलकनंदा ही कहेंगे, क्योंकि ये इन सब नदियों की तुलना में बड़ी नदी है, मेजर रिवर है, तो इसमें छोटी छोटी नदियां मिलने से इसका नाम परिवर्तन नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी नदी है। ये सहायक नदियां हैं, इनके नाम से नहीं, बल्कि इसको एक बड़ी नदी जो होती है, जिस नदी में छोटी नदियां मिलती है, उस नदी के नाम से इसको जाना जाएगा। तो यहाँ पर जब इसमें मंदाकिनी मिलती है तो इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसको क्या कहेंगे, रुद्रप्रयाग, इसको कहेंगे रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के बाद में रुद्रप्रयाग के बाद में है जो पांचवा प्रयाग है। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग,
फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद में जो है वो है देवप्रयाग। तो यहाँ पर देवप्रयाग है, देवप्रयाग है भागीरथी नदी, जो ये जो गंगोत्री गंगोत्री जो ग्लेशियर है, गोमुख है, गंगोत्री के पास में गोमुख, वहां से निकलती है कौन, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जब यहाँ से निकलती है, और भागीरथी नदी में एक भीलांगना नदी भी यहाँ पर मिल जाती है, और भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर ही भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है, जो कि जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जाना जाता है, वो है टिहरी डैम। तो सबसे ऊंचा है, 260 मीटर की ऊंचाई है उसकी, है 260 मीटर की ऊंचाई पर है, किसके नदी के संगम पर है, भागीरथी और भीलांगना। भागीरथी, वैसे अगर आ जाता है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बांध कौन सा है, ग्रेविटी के आधार पर हम जब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बांध की बारे में जब हम बात करते हैं, तो वो आ जाता है भाखड़ा नांगल। और ऑल ओवर में देखते हैं तो सबसे ऊंचा कौन आएगा, टिहरी डैम। टिहरी डैम 260 है, भाखड़ा नांगल 225 है। तो ये है। और टिहरी डैम उत्तराखंड में, भागीरथी और भीलांगना, ये कौन सी नदी है, भीलंगना, और ये कौन सी है, भागीरथी है, ये भागीरथी है। भागीरथी, भीलंगना, टिहरी डैम मिल जाता है। और ये भागीरथी जब इसमें मिलती है, किसमें, अलकनंदा में, तब इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, देवप्रयाग। तब इसको क्या बोलेंगे, देवप्रयाग, तब इसको देवप्रयाग बोलेंगे। और अलकनंदा और भागीरथी जब नदी मिल जाती है देवप्रयाग में, उसके आगे इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा नदी यहां से आगे बनती है, इससे पहले गंगा का नाम नहीं था। गंगा नदी जो है, अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में जब मिल जाती है, तो उसको देवप्रयाग से आगे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा नदी जो है आगे चलकर इलाहाबाद के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी है, यमुना नदी में मिल जाने के बाद में, और ये फिर क्या है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल इसमें छोड़ देती है। तो इस तरह से ये है 5 प्रयाग हैं, ये उत्तराखंड में है। और इसको सिर्फ प्रयागराज, इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, ओनली प्रयागराज। तो यहाँ पर भी प्रयाग ये है, तो ये है। तो यहाँ पर संगम है जो कि गंगा और यमुना का, तो ये चीज है। तो ये है पंच प्रयाग, और किस किस तरीके से ये बनते हैं, इनको आप देख भी सकते हो। तो ऐसे तो यही चीजें हैं, और आप देखो तो इसको देख भी सकते हैं। आपको दिखाई देता हूँ कुछ मैप्स इससे रिलेटेड, कुछ डायग्राम। पंचप्रयाग, पंचप्रयाग आप ये देख सकते हो। ये है, ये है, ये देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से, जैसे कि ये बद्रीनाथ है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में से निकल रही है ये नदी का नाम है, ये नदी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, बद्रीनाथ से जो निकल रही है कौन सी है, बद्रीनाथ से जो नदी निकल रही है वो है अलकनंदा। यहाँ पे लिख नहीं रहा, अलकनंदा ये है। अलकनंदा में जब ये धौली गंगा जब मिलती है, ये धौली गंगा इसमें मिल गई, धौली गंगा मिलने के बाद में ये धौली गंगा इसमें मिल गई, फिर ये है विष्णु प्रयाग, फिर ये नंदाकिनी जब इसमें मिली अलकनंदा में, तब ये नंद प्रयाग। इसके बाद में क्या हुआ, नंद प्रयाग के बाद में पिंडार मिली, कर्ण प्रयाग, फिर ये केदारनाथ से जब ये मंदाकिनी आई, मंदाकिनी नदी यहाँ पे मिली, ये रुद्रप्रयाग हो गया। फिर ये भागीरथी नदी जब इसमें मिली, भागीरथी और इसमें क्या है कि भागीरथी नदी जब यहाँ पे मिल रही है तो ये है देवप्रयाग। इसमें यहाँ पर कौन सी है सहायक नदी इसकी, भीलंगना भी है, भीलंगना इसकी है, टिहरी डैम भी है, देवप्रयाग हो गया। देवप्रयाग के बाद में ये यमुनोत्री से ये निकलती है, ये गंगा नदी यहाँ पर कहलाते हैं, बोलते हैं इसको देवप्रयाग के बाद में, और यमुना नदी इसमें आगे चल के मिल जाती है। तो इस तरह से ये है, हाँ इस तरह से ये है। हाँ
ये देखो जैसे कि ये देवप्रयाग का मैप है, इसमें देवप्रयाग में क्या है, इधर से जो ये नदी निकल रही है देवप्रयाग में, ये तो अलकनंदा है, ये अलकनंदा है, और ये क्या कौन सी है, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का ये संगम हो गया और यहाँ से आ गई ये गंगा नदी बन गई। इसी तरह से ये रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और ये हमने इसका रीजनल देख लिया, रीजनल क्लासिफिकेशन हो गया। हाँ, इसके बाद हम जैसे कि नेपाल हिमालय पे आते हैं। तीसरा हमारा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में क्या है, नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय सबसे ऊंचाई की अगर हम बात करें, एक चीज हम देख लेंगे अभी थोड़ा, ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो सबसे ऊंचा हिमालय यही है। ऊंचाई इसकी क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। सबसे ऊंची जो चोटियां हैं इसी में पाई जाती हैं, जैसे कि चाहे माउंट एवरेस्ट हो या कंचनजंगा हो, तो वो सारी चोटियां जो हैं ऊंचाई वाली इसमें पाई जाती हैं। और इसकी लंबाई भी सर्वाधिक है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी लगभग 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, सर्वाधिक है, जो कि हिमालय में सर्वाधिक है। और यहाँ पर ग्लेशियर्स भी सर्वाधिक, ग्लेशियर्स भी हैं काफी। वैसे सर्वाधिक ग्लेशियर किसमें है, कुमाऊं हिमालय में। कुमाऊं हिमालय में सर्वाधिक ग्लेशियर्स हैं, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूंछ, या जो ग्लेशियर्स हैं, सतोपथ ग्लेशियर, और भी बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं। सर्वाधिक ग्लेशियर्स किसमें मिलेंगे हमको, कुमाऊं हिमालय में मिलेंगे। कुमाऊं हिमाचल हिमालय जिसको कहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मिलेंगे ग्लेशियर्स। बाकी इसमें भी ठीक ठाक है। लंबाई के बारे में बात करें, 800 किलोमीटर है, ऊंचाई इसकी सर्वाधिक है। और नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में जो है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, और जो ग्रेट हिमालय और जो है लघु हिमालय, उसके बीच में जो है काठमांडू वैली भी है। काठमांडू वैली, काठमांडू वैली भी है। और तो ये है नेपाल हिमालय के बारे में। अब इतना और ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना ही शॉर्ट में जो है आसाम हिमालय के बारे में हम बात करते हैं। और नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, उसका विस्तार काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक, तिस्ता नदी तक का इसका विस्तार है, तो वो है। और ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, एक रिवर वैलीज के आधार पर। एक आधार और भी जब होता है तो हम उसको जो देशांतरों के आधार पर जब बांटते हैं, तो नेपाल हिमालय किस, उसमें देशांतरों के आधार पर जब हम उसको बांटते हैं तो 3 प्रकार के हिमालय आते हैं। उसमें पूर्वी हिमालय है, और मिडिल या मध्य हिमालय है, और एक है पश्चिमी हिमालय। तो नेपाल किस में आ जाएगा, पूरा मिडिल हिमालय में आ जाएगा। तो उस तरह से है। ये है आसाम हिमालय की जब हम बात करते हैं, तो आसाम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तिस्ता से लेकर, तिस्ता रिवर से लेकर कहाँ तक है, तिस्ता रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक है, ब्रह्मपुत्रा तक है। ब्रह्मपुत्रा, इस ब्रह्मपुत्रा को ही क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और आसाम में क्या बोलते हैं, आसाम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और सांगपो के नाम से किस में जानते हैं, तिब्बत में, इसी को सांगपो, सांगपो बोलते हैं इसको तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर। और बाकी जब बांग्लादेश में जब ये चली जाती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। तो जमुना है। और तो ये है, गंगा को गंगा नहीं कहते वहाँ पर, गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। तो ये है। तो बाकी नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दिहांग है, दिहांग तिस्ता से दिहांग तक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्षा भी सर्वाधिक होती है। हिमालय पर्वतमाला, पूरी हिमालय पर्वतमाला की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर वर्षा बढ़ती ही है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है मानसून की, उससे वर्षा पूर्वी हिमालय से होते होते पश्चिम हिमालय की तरफ जब वो बढ़ती है तो उसमें पानी कम होता जाता है और वर्षा भी कम होती जाती है। तो इस तरह से ये है। तो यहाँ पर अगर इन हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर बात करें तो यहाँ पर सबसे सर्वाधिक वर्षा किस प्रदेश में है, आसाम हिमालय में, आसाम हिमालय में है, सर्वाधिक वर्षा है। बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी भी सब सर्वाधिक इधर ही है, जैव विविधता इधर है, डाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट, जो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, उनमें से एक ये भी है, पूर्व जो
पूर्वी हिमालय जो अराकानियोमा है वो है। तो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं है, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 720 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और हिल्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, पूर्वांचल हिमालय में किस तरह की हिल्स पाई जाती हैं। अबोर है, मिरी है, डाफला है, मिसमी है, पटकोई ब्रुम है। हाँ, तो इस तरह की ये है। नागा है, मणिपुर हिल्स है, मिजो लोसाई हिल्स है। मणिपुर में जिस तरह से कि लोकटक लेक के बारे में हमने पढ़ा था, लोकटक लेक है। लोकटक लेक वहाँ पर एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकटक लेक। लोकटक लेक में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है, उसको फुमडी के नाम से जानते हैं। तो वनस्पति का भी वो एक वहाँ पर विशेष महत्व है। और एक वहाँ पर एक संगाई डियर, एक संगाई हिरण है, उसके लिए भी वो प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो ये सब किस में है? आसाम हिमालय में है। और आसाम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दिहांग तक है, और दिहांग रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर तक है, दिहांग तक है। और इसमें ये सारी हिल्स हैं, हिल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, वो सारी हैं। वर्षा, बायोडाइवर्सिटी। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर हम इन चारों हिमालय के बारे में बात करें तो 4 हिमालय जो हमारे हो गए, पंजाब कश्मीर हिमालय हो गया, और कुमाऊँ हिमालय हो गया, कुमाऊँ हिमालय हो गया। इसके अलावा नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय है, और जो आसाम हिमालय है। अगर इनमें हम देखें ऊंचाई और लंबाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं लंबाई के आधार पर। तो लंबाई तो सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा किसकी है? नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय के बाद में नेपाल हिमालय की कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। फिर इसके बाद में किसकी लंबाई है? आसाम हिमालय कितनी है? 720। इसकी कितनी है? 560। इसकी कितनी है? 320। तो इसको आप अरेंज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा किसकी है? नेपाल हिमालय, फिर आसाम हिमालय, आसाम हिमालय, फिर पंजाब कश्मीर हिमालय, पंजाब कश्मीर हिमालय, और फिर कुमाऊँ हिमालय। तो ये लंबाई के आधार पर इनका क्रम है। ऊंचाई सर्वाधिक किसकी है? ऊंचाई सर्वाधिक किसकी है? सर्वाधिक तो नेपाल की है, नेपाल हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई से है। बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक किसकी है? बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक किसकी है? आसाम हिमालय की, आसाम हिमालय की है। किसकी है? आसाम में जैव विविधता ज़्यादा है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई सबसे ज़्यादा पंजाब कश्मीर हिमालय की है। पंजाब कश्मीर हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक इसलिए क्योंकि वहाँ पर ट्रांस हिमालय से लेकर और शिवालिक हिमालय तक सारी हिमालय की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से यह है। और वहाँ पर जिस तरह से कि हमने पहले भी पढ़ा था कि यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जब टक्कर हुई थी तो तब हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। और उस निर्माण के क्रम में जब भारतीय प्लेट का जब टक्कर होने के बाद में जब घुमाव था वो एंटी क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज घुमाव होने के कारण पूर्वी हिमालय में टक्कर ज़्यादा गति से हुई, ज़्यादा थ्रस्ट लगा, ज़्यादा छेप हुआ, ज़्यादा दबाव लगा, और ज़्यादा दबाव और टक्कर के कारण वहाँ पर जो हिमालय है, पूर्वी हिमालय या मिडिल हिमालय है, ईस्टर्न मिडिल हिमालय है, वो वहाँ पर खड़ा ढाल या यहाँ से अगर जब हम देखते हैं तो उस हिमालय पर वहाँ पर चौड़ाई नहीं, क्योंकि जब टक्कर हो रही है तो एक दूसरे की तरफ दबाव लग रहा है तो वहाँ पर चौड़ाई तो कम होनी है, संपीड़नात्मक जब बल लग रहा है। तो उस तरह से वहाँ पर पूर्वी हिमालय की ज़्यादा चौड़ाई नहीं है। चौड़ाई ज़्यादा किसकी है? पश्चिमी हिमालय की तरफ चलते हैं तो चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो ये इस तरीके से है। और ये हिमालय पर्वतमाला का जो वर्गीकरण, जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, ये हमारा पूरा होता है। इसके बाद जो इसका जो दूसरा जो इसका रीजनल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ रहे थे इंडिया के जो फिजिकल रीजन्स में, तो वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसको हम अभी समझेंगे इसके बाद। अभी के लिए ये सब।